नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के 5वें अंक में मैं डॉक्टर कपिला शेखावत और मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर कपिला, आज का हमारा ये अंक किसानों के लिए बहुत खास है। जी डॉक्टर मेहरा, क्योंकि पूसा समाचार के इस अंक में हम संस्थान में गत सप्ताह हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी के साथ साथ किसान भाइयों को सरसों की उन्नत किस्में एवं खरीफ में लगाई गई सब्जी के प्रबंधन के बारे में भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम किसान भाइयों को यह भी बताएंगे कि मौसमी में कीट प्रबंधन कैसे किया जाए, धान में रोग प्रबंधन कैसे किया जाए, और किसान भाइयों को हम मौसम से जुड़ी जानकारी भी देंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पूसा संस्थान में हुए कार्यक्रमों की। 12 सितंबर को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी ने पूसा संस्थान में आकर संस्थान में चल रहे अनुसंधान कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने बाजरा की उन्नत किस्मों एवं अनुसंधान कार्यों, धान में विभिन्न परंपरागत किस्मों में चल रहे शोध कार्य, मक्का, उद्यान फसलों एवं ड्रोन तकनीकी का अवलोकन भी किया। माननीय मंत्री जी ने संस्थान के निदेशक, सभी स्कूल कोऑर्डिनेटर्स एवं वैज्ञानिकों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने संस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं बायो फोर्टिफिकेशन को लेकर अनुसंधान कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने भविष्य के अनुसंधान हेतु दिशा निर्देशन भी दिए तथा पूसा संस्थान की इस नई पहल पूसा समाचार कार्यक्रम को सराहा तथा देश के सभी किसानों को इस चैनल से जुड़ने का आग्रह भी किया। किसान भाइयों, सितंबर माह से खेत में सरसों की बुआई शुरू हो जाती है और इसलिए किसानों को अच्छी उपज लेने हेतु अच्छी किस्मों की जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि वे अच्छी किस्मों का चुनाव कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर मेहरा, और पूसा संस्थान ने सरसों की कई उन्नत किस्मों का विकास किया है और ये उन्नत किस्में अपनी उपज के साथ साथ अपनी तेल की गुणवत्ता के लिए भी विख्यात है। आइए आपको अधिक जानकारी के लिए सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर DK यादव जी को। आज हम समय पर बिजाई की जाने वाली पूसा संस्थान द्वारा विकसित किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है उसमें एक है हमारी पूसा विजय किस्म है। पूसा विजय की पैदावार 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 40% के आसपास तेल की मात्रा, और ये 137 दिन में पक जाती है। दूसरी किस्म जो हमारी 2016 में हमने रिलीज की, जो गुणवत्ता वाली किस्म है, पूसा 00 सरसों 31, जिसको पूसा सरसों 31 के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसका दाना पीला है, इसकी पैदावार भी 23.5 क्विंटल के आसपास है और इसमें तेल की मात्रा 41% है। इस किस्म की जो गुणवत्ता ये है कि इसका तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कनोला तेल हम जिसको कहते हैं, जिसमें रूसी के अम्ल की मात्रा 2% से कम है। और उसके अलावा जो एक हमारी पूसा सरसों 21 किस्म और एक 22 किस्म भी तथा 24 ये किस्में भी इस क्षेत्र के लिए हैं, जिनकी पैदावार भी 20 से और 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और ये भी गुणवत्ता वाली किस्में हैं जिसमें कि रूसिक अम्ल की मात्रा कम है। मैं अब आता हूँ मध्य भारत वाले क्षेत्रों में। इसमें हमारी जो प्रमुख किस्म है पूसा सरसों 30, एक किस्म हमारी 2013 में हमने रिलीज की थी। ये भी गुणवत्ता वाली किस्म है, लो रूसिक अम्ल वाली किस्म है। इसकी पैदावार जो है 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इस क्षेत्र में ली जा सकती है। पकने की अवधि इसकी 135 दिन है तथा तेल की मात्रा 38% है। दूसरी किस्म हमारी उस क्षेत्र के लिए पूसा जगन्नाथ है। पूसा जगन्नाथ एक पुरानी किस्म है, लेकिन इसकी आज भी पैदावार जो है 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है और ये भी पकने में 140-142 दिन लेती है। तेल की मात्रा 40% है। अब जो चौथा क्षेत्र हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र आता है, जिसमें राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, गुजरात का पार्ट आता है, उसमें हमारी पूसा जय किसान एक किस्म है जो कि बहुत पुरानी किस्म है, लेकिन आज भी वही किस्म उस पूरे क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसकी पैदावार लगभग 24.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तेल की मात्रा 40% से अधिक है तथा पकने में भी ये लगभग 138-140 दिनों में पक जाती है। इसके बाद में बात करूंगा जो हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, जिसमें पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27 तथा पूसा सरसों 28 है। इनकी पैदावार 15 से और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है और पकने की अवधि जैसे कि 25 की पकने की अवधि उस क्षेत्र में 90 से 95 दिन की है। 28 की पकने की अवधि 100 से 105 दिन की, जो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। 27 की पकने की अवधि लगभग 115 दिन है, जो कि 17 से 18 क्विंटल पैदावार देती है। तथा इसी तरह 26 की जो है पूसा सरसों 26, इसकी भी पकने की अवधि 125 दिन है और ये भी 16 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का पैदावार जो है पूर्वोत्तर राज्यों में देती है। बीज की उपलब्धता की बात करें तो हमारे पूसा संस्थान पर जो हमारा बीज उत्पादन इकाई तथा एटिक परिस का बीज उपलब्ध है। उसके अलावा हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र पूसा बिहार में है
वहां पे इन किस्मों का बीज उपलब्ध है तथा इसी तरह हमारे क्षेत्रीय केंद्र करनाल पर भी इन किस्मों का बीज उपलब्ध। किसान भाइयों, इस समय खरीफ में लगी सब्जियां जिसमें बैंगन, भिंडी, मिर्च एवं बेलदार सब्जियां प्रमुख हैं, इनमें जल एवं कीट प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर कपिला, आपने कीटों की बात की, और जब हम कीटों की बात करते हैं तो इस समय मुख्यतः शीर्ष भेदक जिसको हम फ्रूट बोरर बोलते हैं तथा फल मक्खी जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उनका प्रकोप बहुत होता है और इनके प्रबंधन करना अति आवश्यक है। तो आइए आपको अधिक जानकारी के लिए सुनवाते हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी को। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी ये खरीफ का टाइम चल रहा है और खरीफ में कौन कौन सी सब्जी जो है किसान लगाए होंगे और उन विभिन्न सब्जियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या प्रबंधन किया जा सकता है? देखिए, खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई अक्सर उत्तर भारत के अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो भिंडी, बैगन, मिर्ची और बेलदार सब्जियां या पत्तेदार सब्जियों में लाल चुलाई है, हरी चुलाई है, पालक है, अगेती बुआई करने का खेती हमारे किसान भाई करते हैं। तो हम अपने किसान भाइयों को सबसे पहले तो एक ये सिफारिश करते हैं कि भाई आप अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था को सुचारू रखें ताकि जल भराव के कारण आपकी सब्जी फसलों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हमें जानना चाहेंगे कि जैसे कौन कौन सी ऐसी जो सब्जियों के फसलें हैं जो कि पानी के काफ़ी लगाव को जल्दी से प्रभावित हो जाती हैं। देखिए, अधिकांश जो सब्जी फसलें हैं उनको जल भराव बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम लोबिया की बात करें, अगर उसमें वर्षा का जल रुक जाता है, ठहर जाता है या हम पानी की मात्रा अधिक इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पत्तियों में अक्सर पीलापन दिखाई देता है। उसमें 1% यूरिया का घोल का छिड़काव करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो है बैगन को अगर हम देखें, बैगन में शीर्ष बेधक, फल बेधक का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान भाई तैयार फलों की तुड़ाई कर लें और उसके बाद जो कीटग्रस्त फल हैं या उनकी ऊपर की शीर्ष शाखाएं उनको काट के ज़मीन में गाड़ दें और उसके बाद स्पाइनोसैड एक हमारा बहुत ही अच्छा प्रभावी कीटनाशक है, उसकी 4 ml दवा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसको छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारी पत्तियों के नीचे हरे रंग के तेले जैसिड दिखाई देते हैं या सफ़ेद मक्खियां दिखाई देती हैं तो उसके लिए हमको 1 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से एस्टापिरिमिड की और कॉन्फिडोर की 0.5 ml मात्रा प्रति लीटर घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है। अगर हम अगेती फूल गोभी जैसे कार्तिक शंकर है, अश्विनी है, मेघना, ये लगी हुई हैं तो इसमें भी एक और पानी के भराव को बिल्कुल नहीं ठहरने देना है और उसमें अगर कहीं पोषक तत्वों की कमी है, बढ़वार उपयुक्त नहीं है तो उसमें किसान भाई यूरिया का 20 से 25 किलोग्राम नीम लेपित यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करके उसमें लगा सकते हैं। बेलदार सब्जी फसलों में मैं अभी अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे रात्रि में ओस गिरना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होने का खतरा बढ़ जाता है। आप बचाव के रूप में जो पुरानी पत्तियों पे इसके लक्षण प्रथम रूप से दिखाई देते हैं, जो किनारे से भूरे बन जाते हैं, धीरे धीरे पत्ती सूख जाती है तो उनको तोड़ करके नष्ट कर दें, दबा दें, ज़मीन में खेत में ना डालें और उसके बाद बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसका छिड़काव किया जा सकता है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जरूर किसानों के फायदे का होगा और इसको लोग अपनाएंगे। थैंक यू सर। किसान भाइयों, पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको धान में खरपतवार, कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में बताया था, जिसमें ब्लास्ट या जिसे हम गर्दन तोड़ कहते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की और शीत ब्लाइट रोगों के हमने लक्षण पहचानने की बात की और रोकथाम के उपाय भी बताए। बिल्कुल डॉक्टर कपिला, इन रोगों के साथ साथ धान में एक और रोग आता है किसान भाइयों जिसको हम फॉल्स स्मट या आभासी कंड भी कहते हैं। आपको अधिक जानकारी देने हेतु आपको सुनवाते हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया जी को। तो किसान भाइयों, हम उपस्थित हैं धान के खेत में और यहाँ पर हमारे साथ जो पादप रोग विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विष्णु माया मैम, और अभी आपको फॉल्स स्मट के बारे में बताएंगे। तो मैडम, ये फॉल्स स्मट दिखता कैसे है और कैसे किसान पहचानेगा और क्या है इसकी मैनेजमेंट? फॉल्स स्मट को हम लोग हल्दी रोग या कंडवा रोग भी कहते हैं। हल्दी की तरह होता है ये देखने में पीले रंग का, नारंगी रंग का होता है तो इसको हल्दी रोग भी कहा जाता है। इसके जो लक्षण है, जैसा कि मैंने कहा, दानों में दिखाई देता है। इसमें दाने जो है सामान्य से 2 से 4 गुना बड़े हो जाते हैं और ये पहले हल्दी के रंग के, संतरी रंग के होते हैं और बाद में गहरे हरे और काले रंग के हो जाते हैं।
यह रोग अगर आपके धान में बाली निकलने के टाइम में बारिश होती है तो इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। और जो हाइब्रिड किस्में हैं इसमें उनमें भी इस रोग का प्रकोप अधिक पाया गया है। इसकी रोकथाम के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। आप प्रोपिकोनाजोल 25 EC का आप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। एक और बहुत कारगर फंजीसाइड है, आप टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WP का आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। आप छिड़काव के समय ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में 50% बालियां निकली हुई हो और 50% में बालियां निकलनी बाकी हो, उस अवस्था में अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको अधिक अच्छे जो परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। किसान भाइयों, मौसमी एक महत्वपूर्ण नींबू वर्गीय फल है और इस समय मौसमी के फल पकने की ओर अग्रसर है और इस समय अधिक उपज लेने हेतु कीट प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर मेहरा, आपने मौसमी में कीट प्रबंधन की बात की, तो मौसमी का एक प्रमुख कीट है जिसे हम फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी भी कहते हैं। सही समय पर इसका नियंत्रण परम आवश्यक है और इसी विषय पर हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर AK दुबे जी। इस समय नींबू वर्गीय फल जो मीठे फल हैं, जैसे मौसमी है, माल्टा है, किन्नो है, ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है, ये चूँकि पकने की तरफ बढ़ रहे हैं और संभवतः अक्टूबर से ये पककर तैयार हो जाएंगे। तो इस समय इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो है कि फल मक्खी का प्रकोप। फल मक्खी का जो होता है, ये इस जो हमारा फल होता है इस पे वो अंडे देती है। तो इससे क्या होता है, एक तो बाहरी त्वचा जो चोटिल हो जाती है जिस पे फफूंद जनित रोग का प्रकोप होता है और जो वो अंडे देती है वो बाद में लार्वा बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो फल है वो पकने से पहले ही गिर जाता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि इस फल मक्खी का प्रकोप को इस समय रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसको रोकने के लिए एक सबसे सरल उपाय है, अगर आपके पौधे छोटे हैं और उनमें आप थैली बांध सकते हैं तो एक कपड़े की या कागज़ की थैली बाज़ार में उपलब्ध है, उनको आप लीजिए और जो स्टेपलर होता है उसके सहायता से आप अपने फलों को कवर कर दीजिए। फल को कवर करने से क्या होगा कि नीचे फल खुला रहेगा, चारों तरफ से फल कवर हो जाएगा थैली से, जिससे कि फल मक्खी इस पे अंडे नहीं दे पाएगी और आपके फल सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा आप बागों का सफाई का बहुत ध्यान रखें कि ये फल मक्खी जो है ये खरपतवारों में छुपती है। तो सबसे पहले जो आपके बागों में खरपतवार हैं उनका आप नियंत्रण करिए और उसके बाद उसमें एक जो कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड, उसका 17.1% के हिसाब को आप 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर खरपतवारों पर उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से जो इसके जो फल गिरे हुए हैं, जो लार्वी ज़मीन पे है, जो मक्खी है, उसको आप नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ काम आपको करना है, जो जिसको मक्खी ने मार दिया है, जो फल पौधों पे लगे हुए हैं, पीले पड़ रहे हैं या गिर गए हैं, उन फलों को आप इकट्ठा करके या तो नष्ट कर दें या इनको किसी गर्म पानी में उबालकर, अगर आप जानवर रखे हुए हैं तो उनको आप चारा में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो फल मक्खी का लार्वा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फल मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं और आपको अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों को लोकसभा में पारित किया है। इन 3 अध्यादेशों के नाम इस प्रकार हैं: कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020। हम अपने अगले अंक में इन अध्यादेशों पर आपको पूर्ण जानकारी तो देंगे ही, आज आपको प्राथमिक जानकारी हेतु सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ अर्थशास्त्री डॉक्टर हरबीर सिंह जी को, जो स्वयं एक किसान भी हैं।
इस हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा 3 विधेयक पारित किए गए हैं। तो पहला विधेयक जो कृषि उपज व्यापार और विपणन से संबंधित है, उसमें मुख्य प्रावधान यही है कि आप जहां चाहे, जिस समय चाहे, जिस व्यक्ति को चाहे अपना उत्पाद बेच सकते हैं। साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि उपज मंडी खत्म हो जाएगी। आप कृषि उपज मंडी में बेचते रहिए, उसमें किसी तरह का कोई रुकावट, कोई अवरोध नहीं है। एक तरह से ये हमें ले जाएगा कि एक राष्ट्र एक बाजार की तरफ। दूसरा जो विधेयक है, ये मूल्य आश्वासन और किसान सेवा संबंधित विधेयक। इसमें मेन बिंदु क्या है कि जब भी पहले आप अनुबंध करते थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं, पहले अनुबंध करते थे, तो उसमें से अपर हैंड एक तरह से आपके ऊपर निजी क्षेत्र हावी रहता था और आपको आपका उत्पाद किस उसमें कीमत पे खरीदे, वो जो गारंटी देता था वो बहुत मामलों में ऐसा देखा गया कि पूर्ण नहीं हो पाती थी। तो ये आपको उस तरह के शोषण से बचाएगा। तीसरे अधिनियम की मुख्य बात ये है कि स्टॉक लिमिट पे जो पहले प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन वो पूर्णतया नहीं हटाए गए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि अगर होती है या कोई युद्ध की स्थिति है या अकाल की स्थिति है, तो वो सब प्रतिबंध सरकार जब चाहे लागू कर सकते हैं। कि अगर खुदरा मूल्य में 100% से ज्यादा की वृद्धि होती है बागवानी उत्पादों में और 50% से अधिक की वृद्धि होती है अन्य कृषि उत्पादों में, तो उसके प्रावधान, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान सरकार लागू कर सकती है। फिर से उसमें कहीं किसी तरह का अवरोध नहीं है। ये तीनों विधेयकों का मुख्य उद्देश्य लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, भविष्य में देखें, यही है कि हमारे किसान भाइयों बहनों भाइयों को उत्तम बाजार। किसान भाइयों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी एटिक में सब्जी किट भी उपलब्ध है, जिसमें चौलाई, टमाटर, पालक, मूली, सरसों साग एवं मेथी के बीज उपलब्ध है। इनमें उपयोग होने वाली जैविक खादें जैसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी संस्थान में उपलब्ध है। बिल्कुल, किसान पूसा संस्थान में आकर कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी एटिक से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है आपको मौसम संबंधित जानकारी देने का। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर, उड़ीसा, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं श्रोताओं, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं, हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार।